राजेश सर, मॉर्निंग। स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले तो एक आउटलुक से शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि नए हाई के बेहद करीब है हम। थोड़ा करेक्शन आया, उसके बाद बाजार में बाउंस बैक भी आ गया, बट सामने इलेक्शंस भी हैं। तो आगे यहाँ पर बाजार का आउटलुक कैसे निकल कर आ रहा है, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस समय? गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया। अ, बाजार तो एक अच्छे मूड में चल रहा है और बाजार को समझना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन इंडिया की स्टोरी तो कंटिन्यू हो रही है। हमारे अर्निंग्स एस्टिमेट FY 24 के 1000 रुपीज़ है और अगले 2 साल में अर्निंग्स 1150 और 1350 हो जाएंगे। तो अगर आप देखें, हम 20 टाइम भी दे तो मार्केट तो 27,000 की तरफ जा ही रहा है। लेकिन उस बीच मुझे लगता है थोड़े स्पीड बम्स आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में, क्योंकि एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उससे क्या होता है, एक तो आपके इंटरेस्ट इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे रेड सी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या ग्लोबल कमोडिटीज पे जो सैंक्शंस का इफेक्ट पड़ रहा है वो कंटिन्यू होते जाएगा। अगर इन्फ्लेशन हाई रहेगा, इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेंगे, तो एक तरफ से ये कॉन्ट्रा इफेक्ट होता है मार्केट के लिए, और वो शॉर्ट टर्म में अच्छा नहीं होता है। एक तो वो है, दूसरा एक इलेक्शंस का भी एक शॉर्ट टर्म इवेंट खड़ा है हमारे आगे, तो उसके पहले भी थोड़ा मुझे लगता है संभाल के रहना चाहिए। तो अगले कुछ महीने हम लोग को थोड़ा कॉशन बरकरार रखना चाहिए, स्पेशली स्मॉल कैप्स में, जहां पे जो ग्रोथ आया है, जैसे कि जो कंपनीज 4-5 गुना हो गई है और अपनी औकात से ज्यादा चली गई है, मुझे लगता है वहां पे करेक्शन भी आ सकता है। तो मैं उस स्मॉल कैप से दूर रहूंगा, और अगर किसी के पास स्मॉल कैप्स है तो वैसे कंपनीज एवेल्युएट करके निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन आगे है कहीं पे, वैसे टाइप का डर मुझे है। लेकिन अगले 6-8 महीने में मैंने पहले भी बोला था कि रैली का सिचुएशन दिख रहा है, जब ये हमारे पीछे ये सब इवेंट्स होंगे। तो इवेंट रिलेटेड वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव आ सकता है, बट जो ब्रॉडर आउटलुक है वो आपके लिए क्लियरली इस समय पॉजिटिव दिख रहा है। साल के एंड तक क्या उसके बाद का कुछ टारगेट निकल कर आ रहा है सर? इंडेक्स लेवल पर एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स किस तरह रह सकते हैं? तो ब्रॉडर आउटलुक दे सकता हूं मैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आज के दिन पे अगर आप देखो, 1,000 रुपए पे मार्केट 22 टाइम चल रहा है। ज्यादातर इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे ग्रोथ अच्छा आ रहा है, वर्ल्ड में प्रीमियम पे चलता है। आप इमर्जिंग मार्केट्स पे भी देखेंगे या वर्ल्ड मार्केट्स पे भी देखेंगे, तो इंडिया सबसे ज्यादा प्रीमियम पे चलता है। और ये एक ब्रॉड नंबर है हर एक कंपनी का, वो हम बोल नहीं सकते, लेकिन ब्रॉडली इंडिया 20 टाइम ट्रेड होना चाहिए। हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स और ग्रोथ लेके गणित करते हैं हम, तो अगर 1350 हम देखें तो मार्केट 1.5 साल में कुछ 27,000 के अराउंड आ जाना चाहिए। ये निफ्टी का टारगेट है। अब उसमें स्मॉल कैप मिड कैप का अलग अलग प्रदर्शन रहेगा, लेकिन हर एक कंपनी का अलग प्रदर्शन रहेगा। और इससे एक और चीज मुझे लग रहा है कि आज के दिन पे जो ब्रॉडर रैली है वो हो गया है। आज के दिन पे हम स्टॉक स्पेसिफिक रैली या स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देख सकते हैं यहाँ से। तो ऐसे लेके नहीं चलना चाहिए कि पूरा इंडिया हर एक स्टॉक जैसे चले लास्ट 1-1.5 साल में, जो करेक्शन फेज था, समझो इतने सालों से मिड स्मॉल कैप्स नहीं चले थे, तो वो हो गया। अब यहाँ से एक तरह से स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आएगा। ओके, फेयर इनफ सर। तो यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होगा। तो जरा थोड़ा अपना आउटलुक भी दीजिए, किन सेक्टर्स में ज़्यादा एक्शन है? अर्निंग सीजन भी हमारा चल रहा है इस समय। काफ़ी सारे सेक्टर्स अब रिवाइवल के भी मूड में दिख रहे हैं। आपकी क्या अप्रोच होगी? अब कुछ टाइम तक हमें थोड़ा डिफेंसिव भी रहना चाहिए। ये साल हमारा थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है सर की, कनेक्टिविटी आपको दिख रहे हैं, फीड फ्रीज हो गई। कोई बात नहीं, कनेक्शन चुस्त दुरुस्त करते हैं और फिर सर से बात करेंगे। सर माफ़ कीजिएगा, थोड़ा कनेक्शन लूज हो गया था। आप बता रहे थे क्या अप्रोच होनी चाहिए इस समय? सर, आपको सुनाई देगा अभी? यस सर, यस सर, प्लीज़ बताएं। हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ ये साल थोड़ा डिफेंसिव भी रहना चाहिए। मार्केट में जो ला नीना का बेनिफिट आएगा, तो मॉनसून्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, और इसमें हमें लगता है कि जो रूरल इकोनॉमी है वहां पे रिवाइवल आएगा। अब रूरल इकोनॉमी में कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट होगा? एक तो आपको पता है FMCG है, या रूरल रिलेटेड जैसे ऑटो सेक्टर है, जैसे कि 2 व्हीलर्स है, या रूरल लैंडिंग है। लेकिन इसमें ये पॉकेट्स में मुझे इतना ज्यादा
इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है एग्रोकेमिकल्स में। इसमें मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि ये सब जो एग्रोकेमिकल कंपनीज है काफ़ी डाउन साइड से अभी रिकवर हो रहे हैं, उनके अर्निंग्स यहाँ से 3 से 4 गुना हो सकते हैं। और मैंने ये भी कहा है कि कंपनीज जैसी रैलीज है या धानुका है और पीआई इंडस्ट्रीज है, इनके जो डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं यहाँ से टेक ऑफ कर जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ, वाटर लेवल्स ये और फार्मर इनकम ये बढ़िया रहेगी, तो इससे इनको खरीदारी करने के लिए उनके पास पैसा ज़्यादा रहेगा। इसमें एक और सेगमेंट जो मुझे अच्छा लगता है वो है ट्रैक्टर्स, इंजन्स। ट्रैक्टर्स शायद अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इंजन्स कंपनी जो है जैसे कि अभी स्वराज इंजन्स है, वो बहुत बड़ी ब्रांड है स्वराज महिंद्रा महिंद्रा की ट्रैक्टर्स की, जो जहाँ पे स्वराज इंजन जो है वो उनको इंजन सप्लाई करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया कंपनी है, उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत हाई है, 70-80% की उसकी आरओसी है बिजनेस में। तो ये कंपनी हर साल डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है। एक टाइम पे ये डिविडेंड यील्ड 5% पे चल रही थी, आज 3% डिविडेंड यील्ड पे चल रही है, लेकिन इस कंपनी में जो ग्रोथ आ सकता है इससे, इस इफेक्ट से बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये दो सेक्टर्स है जो मॉनसून से बेनिफिट कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल ग्रोथ से बेनिफिट कर सकते हैं, और थोड़ा डिफेंसिव भी इनमें थोड़ा डिफेंसिव एंगल भी है। इससे ज्यादा अगर हम आगे जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मुझे डिवीज बहुत पसंद है, क्योंकि डिवीज की जो बिजनेस है अभी टर्न अराउंड हो सकती है यहाँ से। अगर आप देखो जेनेरिक्स सेगमेंट में प्राइसिंग डिक्लाइन कम हो गया है, इनफैक्ट प्राइसिंग ऊपर जा रहा है जेनेरिक्स में, और डिवीज का 50% बिजनेस एपीआईज का है जो जेनेरिक्स से रिलेटेड है। तो जो फॉर्मुलेशन पार्ट है जो उनका जो इंटरनेशनल मार्केट्स में है, वहां पे अगर प्राइसिंग अच्छा होगा तो दिवीज के एपीआईज के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लस उनके जो न्यू प्रोडक्ट्स है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, कॉन्ट्रास्ट मीडिया और जो उनका जो नया पाइपलाइन है पेप्टाइड्स में, वो सब बेनिफिट उनको अगले 2-3 साल में आ सकता है। तो दिवीज एक बहुत अच्छी कंपनी है देखने के लिए। उससे ज्यादा हमको बाकी सब सेक्टर्स तो मैंने आपको बताया है, जैसे पीएसयू बैंक्स है जिनको बेनिफिट मिलेगा इन इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने का, क्योंकि अगर आप देखो तो बाकी जो सेक्टर्स है एनबीएफसीज और डाउनलाइन सेक्टर्स है एमएफआई, उनको थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इंटरेस्ट रेट्स का। तो उसमें बैंक्स को फायदा होगा, उसमें पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेस्ड है, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन गैप अभी भी बहुत है, और वो प्राइवेट बैंक से उनकी वैल्यूएशन गैप कम हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन आया है इलेक्शन के पहले ऑर्डरिंग का, तो इसमें मुझे लगता है इलेक्शन के बाद इनकी जो ऑर्डरिंग बुक है वो एक्सपैंड हो सकती है। लास्ट ईयर ज़्यादा ऑर्डर बुक एक्सपैंड नहीं हुई है। जैसे केएनआर अगर आप देखो बहुत अच्छी कंपनी है, और ये डेट फ्री कंपनी है, उनकी भी ऑर्डर बुक लास्ट ईयर एक्सपैंड नहीं हुई है, लेकिन अगले 2 साल में उनकी रोड्स ऑर्डर बुक एक्सपैंड हो सकती है, और अलॉन्ग विद दैट उनकी अर्निंग्स भी मुझे लगता है मल्टीपल्स में जा सकती है, क्योंकि जो 2 साल का ये स्लो डाउन आया है उनके अर्निंग्स में, वो करेक्शन आ जाएगा और आपको इसमें अच्छा इफेक्ट दिखेगा अर्निंग्स पे। उससे ज्यादा हम हाउसिंग फाइनेंस, होम इम्प्रूवमेंट को तो बात करते हैं हर बार, इंजीनियरिंग, डिफेंस, ये सेक्टर्स में भी कंपनीज हैं जिनके बारे में मैंने लास्ट टाइम बात किया था। तो चलिए, कुछ और नए थीम्स आए हैं। डिवीज पर रखनी है नज़र, स्वराज इंजन्स यहाँ पर आपको रखनी है नज़र, थोड़ा एक्शन इस काउंटर पर भी आ सकता है। थीम्स अच्छी हैं बाजार में, मौके अच्छे हैं, केएनआर कंस्ट्रक्शन अच्छा मूव है और यहाँ पर मूव रखे, और बाजार पर भी पॉजिटिव व्यू है, थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा, बट अदरवाइज परेशानी की बात नहीं है। फिरवानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आज बात करने के लिए। हर बार कुछ इंटरेस्टिंग थीम्स और आइडियाज़ आप देकर जाते हैं, आज के लिए भी कुछ अच्छे थीम्स आपने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए हमारे साथ।